जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीटीएस कंपस पे। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज लूसेंट सीरीज का ये हमारा हो गया डे 10 हो जाएगा। 9 को काट दीजिएगा, डे 10 कर लीजिएगा। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको जैसे शक, कुषाण और संगम वंश, तीन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये तीनों टॉपिक जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है जल्दी, आप देखिएगा। ठीक है, तो इन तीनों को हम क्या किए हैं आपको हम बताते हैं तरीका। इन तीनों का इंपोर्टेंट फैक्टों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, बहुत आसान भाषा में जो फैक्ट से आपको जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, तीनों को इंक्लूड कर दिया। अगर ये 2 पेजों को आप पढ़ लेते हैं अच्छा से, क्वेश्चन 99% आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसी को चलिए देखते हैं। अभी जो हम लोग लूसेंट सीरीज चला रहे हैं, हिस्ट्री चला रहे हैं, पॉलिटी चला रहे हैं, आपको फिजिक्स चला रहे हैं, तीनों टॉपिक को इंक्लूड करके चला रहे हैं। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, उसका लाभ उठाइए। ठीक है, आगे आने वाले समय में और भी बेहतरीन चीजों को करने वाले हैं। ठीक है, बेहतरीन चीजों को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं, पहले बात करते हैं साथियों शक वंश का। हम जितना पढ़ाते हैं वो देख लीजिएगा, आप लूसेंट बुक से सारा मतलब पॉइंट मिला लीजिएगा। आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, हम जितना बोलते हैं बस उतना आप इसमें पढ़िए, आपको देखिएगा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। शक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यूनानियों के बाद शक आए थे। आपको हम पहले पढ़ाए थे, हिंद यूनानी पढ़ाए थे, कुछ कुछ चीजों के बारे में हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, आप देखे होंगे। यवन आए थे, यूनानी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे भारत। उसके बाद शक जो है यूनानियों के बाद आए थे। भारत और अफगानिस्तान में स्थित है ये जो थे, मेन रूप से कहाँ पे स्थित थे, कुछ पॉइंट भारत में कुछ स्थित थे, कुछ अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में मेन रूप से स्थित थे। जो भी विदेश कर्मन, जो भी व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे हैं भारत में, वो इन्हीं क्षेत्रों से पहुंचे थे। किनसे? इन्हीं क्षेत्रों से मेन रूप से पहुंचे थे। प्रथम शक राजा का नाम था मऊ। मऊ था, आपसे पूछा जाएगा प्रथम शक राजा कौन था? मऊ था। याद रखिएगा, प्रथम शक राजा मऊ था। बार बार ये क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, ये कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे, जो चारागाह के रूप में भारत आए थे। मध्य एशिया किसको बोलते हैं भारत में? ये मान लीजिए अपना प्यारा सा भारत है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया मध्य एशिया, मध्य एशिया का क्षेत्र। और यहीं से क्या करते थे? चारागाह के रूप में, मतलब कि चारागाह के रूप में भारत पहुंच गए थे, चारागाह के रूप में भारत पहुंचे थे। तो शक के बारे में एक चीज जानिए कि ये लोग भारत के बाहर के थे। भारत जो है मेन रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, ये लोग भारत आए थे। ठीक है ना, भारत आए थे चारागाह के रूप में। अच्छा, 58 में, 58 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब आपको पहले भी समझाया है। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। अब देखिए एक बात है, जैसे उपाधि कोई चीज का दिया जाता है, जैसे मान लीजिए गांधी जी को, गांधी को उपाधि, महात्मा को उपाधि, मान लीजिए महात्मा को उपाधि, गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दिया, या सुभाष चंद्र बोस को या गांधी जी को बापू को उपाधि किसने दिया, या मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी को उपाधि किसने दिया। ऐसे ही उपाधि धारण किए थे कौन? उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने शक को पराजित किया था और विक्रमादित्य को उपाधि लिए। मतलब जो एक बहुत बेहतरीन कार्य करके जो उपाधि एक ले लिए, मान लीजिए विक्रमादित्य के। आप बड़े बड़े राजा जब बनेंगे आगे, वो किसका उपाधि लेंगे? विक्रमादित्य का ही उपाधि लेंगे। समझिए, किसी व्यक्ति का नाम विक्रमादित्य नहीं है, एक उपाधि है, एक उपाधि है। बार बार कंफ्यूजन इसमें बच्चा बहुत होते हैं कि विक्रमादित्य ने उसको ये किया वो किया, मतलब यह एक उपाधि है। ठीक है, हम आपको बताते हैं 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा ने राजा ने शकों को पराजित किया था। अब ये क्वेश्चन बार बार बनता है, शक को पराजित करने वाला कहाँ का राजा थे या कौन थे? ठीक है, याद रखिएगा। जीत के उपलक्ष्य में नया संवत चलाए, जिसको विक्रम संवत कहते हैं। नया संवत मतलब समझ रहे हैं? नया मतलब कि मान लीजिए कि आप नया कैलेंडर जारी करना, नया कैलेंडर जारी करना। ठीक है ना, इसको विक्रम संवत कहते हैं, विक्रम संवत कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। विक्रम संवत कहते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसी समय से विक्रमादित्य के एक लोकप्रिय उपाधि बन गया था। इसी समय से क्या हुआ था? विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया था। गुप्त सम्राट को आगे हम लोग पढ़ने वाले। गुप्त सम्राट जब पढ़िएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक है, विक्रमादित्य था, मतलब बहुत बड़ा उपाधि लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इतना फैक्ट अगर आप देखिएगा तो मेन रूप से आपको लूसेंट के शकों में मिल जाएगा, शकों में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, शक के सबसे प्रतापी राजा के बारे में, शासक के बारे में पूछा जाता है तो रुद्रदामन प्रथम, याद रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम थे, रुद्रदामन प्रथम थे। अच्छा, कहाँ के ये शासक थे? तो देख सकते हैं ये भारत का अपना मैप है, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र जो है यहीं के थे।
तो ये जो थे गुजरात के क्षेत्र के थे शासक, कहाँ थे? गुजरात के क्षेत्र के। इन्होंने सूरदर्शन झील जो मौर्य द्वारा निर्मित कराया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो निर्मित कराया गया था मेन रूप से, उसका क्या गया था? जीर्णोद्वार करवाया था, पुनः निर्माण या जीर्णोद्वार जो भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए रुद्रदामन जो है, यहाँ पर एक मान लीजिए कि क्या था? झील था, यहाँ पे गुजरात के क्षेत्र में। यहाँ पर किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे बनवा दिया था, ठीक है। तो इसका जो है फिर से जीर्णोद्वार करवाए, इसको रीस्ट्रक्चर करवाए कौन? रुद्रदामन। अपना नाम बाद में लिखे रुद्रदामन। यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, उसको मैं पुनः निर्माण करवा रहा हूँ, जीर्णोद्वार करवा रहा हूँ, ये चीज लिखा गया था, ठीक है। सुदर्शन झील। तो आपको बोलेगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है, कौन सा झील का, सूरदर्शन झील का पुनर्जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? तो रुद्रदामन के द्वारा करवाएगा। बार बार ये क्वेश्चन आता है, आप एकदम से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, संस्कृत भाषा का प्रेमी थे, कौन थे प्रेमी? रुद्रदामन। आपसे क्वेश्चन और पूछ लेगा मेरे साथियों, एक और पूछेगा कि गिरनार अभिलेख जारी किए थे, इससे पहले प्राकृत भाषा में था। देखिए पूछेगा कि सबसे पहले संस्कृत भाषा में या गिरनार अभिलेख किसने जारी किया था? तो रुद्रदामन ने। क्या बोलिएगा? रुद्रदामन ने। अच्छा, सबसे पहले प्राकृत भाषा में। देखिए पहले जो भी अभिलेख आता था ना, वो प्राकृत भाषा में आता था, लेकिन सबसे पहले संस्कृत भाषा में जारी करने वाला गिरनार अभिलेख कौन है? रुद्रदामन है, याद रखिएगा, रुद्रदामन। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे, याद रखिएगा, क्षत्रप कहते थे। अब मेरे साथियों बढ़ते हैं कुषाण पे, आते हैं कुषाण पे। हम आपको शक के बारे में जितना पॉइंट बताएं आप जाकर के देख लीजिए, आपको उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं कुषाण पे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, ठीक है। सबसे प्रतापी राजा इनके थे कुषाण के कनिष्क। बहुत ही प्रतापी राजा था। जैसे अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सम्राट, जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के पढ़ते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें, अकबर के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही कुषाण में क्या था? कनिष्क बहुत ही महान राजा थे एक तरह से। कभी काल राजधानी पूछ लिया जाता है कुषाण का कहाँ था? पुरुषपुर या आपका पेशावर। द्वितीय आपका इसका था मथुरा, द्वितीय राजधानी मथुरा। कनिष्क के बारे में इंपोर्टेंट फैक्टों को हम लोग यहाँ से देखते हैं साथियों। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और संवत चला है, जिसको शक संवत कहते हैं। यहाँ पर देखिए विक्रम संवत यहाँ पे चला गया, विक्रमादित्य में विक्रम संवत यहाँ पे चला गया 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत कब चला गया? आपको 78। कब चला गया? 78। तो 20 साल का अंतर था। 78 ईस्वी में चला गया था क्या? आपको ये चीजें। अच्छा, ये क्या है? ईसा पूर्व है। ये क्या है? ईसा पूर्व है, लेकिन ये क्या है? आपको ईस्वी है, ईस्वी है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये क्या है? आपको ईस्वी 78 में चलाया गया था, 78 में चलाया गया था। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और संवत चलाया, जिसको शक संवत कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क द्वारा। अच्छा, चौथी बौद्ध संगीति करवाए थे कौन? कुंडल वन कश्मीर में कौन करवाए थे? कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। कौन कौन सा बौद्ध धर्म के बारे में कहाँ पे क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सब कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन कनिष्क द्वारा आपको क्या कराया गया था? बौद्ध सम्मेलन करवाया था, संगीति करवाया गया था कश्मीर वाले क्षेत्र में। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पहले मानते थे, ठीक है, महायान संप्रदाय को कहा जाता है। कनिष्क भी पहले क्या थे? कनिष्क जो है पहले आपको ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में जाकर के ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक के बारे में भी वही कहा जाता है। हम आपको एक चीज और बताते हैं, ये कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार भी बहुत ही ज्यादा किए थे, बहुत ही ज्यादा किए थे। नेक्स्ट, चीनी जनरल पेन चुआ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क को हराया कौन था? पेन चुआ। अब आपको याद रखना है इसके बारे में, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछता ये सब क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में याद रखना है, कभी यदि पूछ दे तो। कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के मुद्रे चलाए थे। देखिए अगर इसका बात करते हैं तो पहले भी चलाया गया था, छोटा मोटा स्तर पर चलाया गया था, लेकिन आपसे अगर बात करें स्वर्ण मुद्रा सबसे बड़े स्तर पर किसने चलाया था? कुषाणों ने चलाया था, कुषाणों ने चलाया था। आगे हम लोग और देखेंगे, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन अगर बात वही करते हैं, कुषाणों ने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे, याद रखना। कनिष्क ने सिक्कों पर पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का चित्र अंकित किए थे। अब देखिए इससे पहले जितने भी राजाएं हुए थे उन्होंने सभी धर्म के बारे में नहीं सोचे थे, लेकिन कनिष्क एक ऐसा नेता थे, ऐसा राजा थे, क्या किए थे? बौद्ध धर्म का मान देते तो बौद्ध का था ही, पार्वती का था, शिव का था, मतलब कि अलग अलग जितने देवी देवताएं होते हैं, लक्ष्मी का था,
सबका वहां पे क्या था, चित्रण आपको देखा गया है। इनके सिक्के पे सबका चित्रण देखा गया है। किनके सिक्के पे, कनिष्क के सिक्के पे। अच्छा, कनिष्क सिक्कों पर पहली बार यूनानी सूर्य देवता हेलिओज का चित्र अंकित किया था। अब ये क्वेश्चन बहुत ही डीप में जब जाएगा एग्जामिनर तब पूछ सकता है कि बताइए कनिष्क ने सबसे पहले किसका चित्र अंकित किया था, किसका चित्र अंकित किया था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, सूर्य देवता का, यूनानी सूर्य देवता हेलिओज। ठीक है, हेलिओज, ठीक है, याद रखना है। चलिए, कनिष्क के दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे, जिसमें एक कनिष्क का राजवैद रहता था जिसका नाम था चरक। चरक आप सब जानते हैं कि पहले के समय में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, राजवैद हुआ करते थे। राजवैद क्या करते थे, जड़ी बूटियों के द्वारा ही व्यक्तियों का इलाज किया करते थे। तो बार बार आपको पूछा जाएगा कि चरक किसके दरबार से संबंधित है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, तो कनिष्क के दरबार से। चरक संहिता, चरक संहिता का लेखक कौन है, तो चरक है। इसमें 8 भाग था, 120 अध्याय था। आज के डेट में भी यही पढ़ करके बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है सब कुछ किया करते, सब कुछ किया करते। ठीक है, अच्छा, महाभिषाण सूत्र का रचनाकार कौन था, वसुमित्र। अब ये क्वेश्चन आपको डीप में बनता है दरोगा वगैरह जाने के बाद, वसुमित्र। इसमें क्या बोला गया था, इसमें ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। किसको, महाभिषाण को। ठीक है, महाभिषाण सूत्र को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कनिष्क के राज कवि कौन थे, अश्वघोष थे। इसका रचना है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, अब बार बार ये क्वेश्चन बनता है कि अश्वघोष किसके दरबार राज कवि थे, कनिष्क के। अच्छा, इसकी रचना कौन थी, बुद्ध चरित्र। ठीक है, याद रखना है, दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। कनिष्क के दरबार में और भी व्यक्ति थे, जैसे वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महावर्त। ठीक है, याद रखना, ये सब इंपोर्टेंट है। चलिए, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, किसको कहते हैं, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। ये जो बुक लिखे थे उसका नाम था माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र, ये पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, वासुदेव था। ठीक है, याद रखना, वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, उपाधि चीन से मिला था। अगर पूछ देगा ऐसे कौन राजा थे जो देवपुत्र कहलाते थे, तो कुषाण लोग कहलाते थे। गंधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था, और गंधार शैली सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, जहाँ का गुरु कौन थे, चाणक्य थे, जहाँ गुरु चाणक्य थे, याद रखना। एक क्वेश्चन और बनता है, रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क द्वारा कराया गया था, नियंत्रण भी कनिष्क का ही था। रेशम मार्ग जो था चीन से होकर के गुजरती थी, आपको याद रखना है। सबसे पहले दुनिया में रेशम का विकास आपको चीन में ही हुआ। तो रेशम मार्ग पूछेगा कि इसका विकास किसने किया था, तो कनिष्क ने ही करवाया था प्रारंभ। इस पे अधिकार किसका था, कुषाण का ही था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला का हुआ था। किसका हुआ था, वास्तुकला का हुआ था, स्ट्रक्चर वगैरह का। चलिए, मूर्ति वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह। आप संगम युग को हम लोग देखते हैं साथियों, कितना आपको लग रहा है अच्छा या नहीं लग रहा है, हमको बताइएगा ये चीजें, ये पॉइंट सब बना करके पढ़ाना। ठीक है, अब देख लो, अब हम लोग संगम वंश के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, संगम वंश। साहित्य का संग्रह 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि किए गए। देखिए, संगम वंश में क्या था कि बहुत सारा संग्रहित पुस्तक था, या मतलब बहुत सारी चीजें था जिसको संग्रह करके मतलब कि उसको सामाजिक पृष्ठभूमि में लगाना। तिरुकुरल को तमिल भूमि का बाइबिल या आपका 5वां वेद कहा जाता है, तिरुकुरल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तमिल का 5वां वेद किसे कहा जाता है, तिरुकुरल को। इतिहासकार के अनुसार 3 संगम आपको हुआ था। 3 संगम मतलब क्या होता है कि वो संगीतियां, कांग्रेस का अधिवेशन जैसे हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, जगह जगह जा करते ऐसे ही संगम हुआ करता था। ठीक है, तीनों को ही संगम काल मानते हैं, तीनों को संगम काल मानते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे आगे। शिल्पाधिकारम उत्कृष्ट रचना, तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में इसे जाना जाता है, राष्ट्रीय काव्य के रूप में इसको जाना जाता है, शिल्पाधिकारम। आज पूछ दिया जाएगा तो आपको याद रखना है ये पॉइंट। चलिए, जीवक क्या था, जीवक चिंतामणि, ये रचनाकार इसका है तिरुतक्वेंतर। ठीक है, याद रखना है, जैन भिक्षु है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उतना, लेकिन अगर डीप में जाकर पूछ दिया तो, क्योंकि रचना बुक से कोई कंप्रोमाइज नहीं। तमिल साहित्य के 3 रत्न थे, एक थे शिल्पाधिकारम, मणि में खले, जीवक चिंतामणि। ये तीनों तो याद रखिएगा ही, बहुत जब डीप में जाता है क्वेश्चन बीपीएससी में तो ऐसा पूछ देते हैं।
देखिए इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन जो इंपोर्टेंट है सबको हम डाल दिए हैं। संगम साहित्य में 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। चोल सबसे शक्तिशाली थे, प्रतापी राजा था, करिकाल था, ठीक है, याद रखिएगा। चेर जो था आधुनिक आपका केरल वाला क्षेत्र है वहां पर था। अगर बात करते हैं वेन्नी का युद्ध, वेन्नी का युद्ध जो है, वेन्नी घट्टा का युद्ध आपको पूछा गया था दरोगा मेंस में, तो इसमें करिकाल ने पांड्य, चेर और 11 राजा सहित को हराए थे। कौन हराए थे? करिकाल ने, जो कि चोल के राजा थे। पांड्य के बारे में देखते हैं। जीवन रेखा, वेंगी नदी था इसका जीवन रेखा। संस्थापक कौन थे? नेडिम चेलियन, ठीक है। राजधानी था आपका कोरकोड मदुरै। राजकीय चिन्ह था मछली इसका, ठीक है, याद रखना है। पांड्य का उल्लेख आपको मेगास्थनीज ने किया था राज्य में मोती के लिए, कि उस राज्य में मोती मिलता था। मेगास्थनीज कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, इन लोगों को मावर कहा जाता था, ठीक है। मेगास्थनीज ने कहा था पांडे को जो है मावर के नाम से जाना जाता था, मावर के नाम से। 6वीं सदी में मदुरै मीनाक्षी मंदिर के निर्माण आपका कुलशेखर पांडे ने किया था, ठीक है, याद रखना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो मीनाक्षी मंदिर आप देखते होंगे, बहुत बड़ा मीनाक्षी मंदिर ऐसे करके होगी, उसका कौन निर्माण करवाया था? इन्होंने ही करवाया था, ठीक है, इन्होंने करवाया था, याद रखना है। चलिए, संगम युग में राज को मंडप कहा जाता था, राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। संगम युग के समय जानने के लिए घड़ी, जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था, जल घड़ी का। तमिल प्रदेश के ब्राह्मणों का उदय संगम काल में ही हुआ था, याद रखना है। संगम काल में व्यापारी को वेनिगर कहा जाता था। अरिकमेडु चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था, और आपको रोम के साथ व्यापारिक संबंध आपको दर्शाते हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए सिंधु सभ्यता में किस देश के साथ आपको व्यापार को दर्शाया गया है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा संगम काल में, आप क्या बोलिएगा मेरे साथियों? आपको रोम से दर्शाया गया, रोम से। तो आपको कैसा लगा वीडियो, नहीं लगा मेरे समझाने का तरीका, आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।